हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट विद प्रविंदर में। आज की वीडियो में हम ड्राइंग के पेपर का सेट सी करेंगे, जो कि मार्च 2019 के अंदर हुआ था। पेपर हमारा 60 नंबर का होता है और इसके लिए हमें 3 घंटे का समय मिलता है। पेपर के अंदर स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, इनको हम पिछली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ भी आप पढ़ना चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए करते हैं, जिसके अंदर 8 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है। पहला प्रश्न है, एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है? इसका उत्तर है 360 डिग्री। एक बिंदु के चारों ओर बने सभी कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 2 है, अर्धवृत्त में बना कोण होता है। इसका उत्तर है 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है, अनुपात की परिभाषा दीजिए। अनुपात का मतलब होता है दो मात्राओं की तुलना, या फिर हम इसको दो राशियों की भी तुलना कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यदि समचतुर्भुज के अंतर्गत वृत्त खींचा जाए तो वह कितनी भुजाओं को स्पर्श करेगा? इसका उत्तर है 4। जो भी हम वृत्त खींचेंगे समचतुर्भुज के अंदर, वो वृत्त समचतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा। प्रश्न नंबर 5 है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग यदि एक ही लाइन में दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? इसका उत्तर है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप, यानी कि त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, अगर हम तीनों को चारों तरफ से लेकर जोड़ दें तो वो परिमाप कहलाएगा। ये सिर्फ त्रिभुज के लिए ही नहीं, चतुर्भुज की चारों भुजाओं का माप भी परिमाप ही कहलाता है। पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, अगर हम उनको भी जोड़ देंगे तो वो भी परिमाप ही होता है। प्रश्न नंबर 6 है, एक शंकु है, अपने वृत्तीय आधार HP पर खड़ा है, इसका सामने दृश्य कैसा होगा? इसका उत्तर बिल्कुल सिंपल है, आपको आता होगा। शंकु को जब हम सामने से देखेंगे तो वो त्रिभुज की तरह से दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 है, एक वृत्त अधिकतम कितने दिए गए बिंदुओं से गुजर सकता है? मेरे अनुसार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, अधिकतम 2 बिंदुओं से गुजरेगा। परंतु जब हम वृत्त के प्रश्न हल करते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि 3 बिंदु हमें दिए गए हैं और उन 3 बिंदुओं से गुजरता हुआ हमने एक वृत्त खींचना होता है। वहां पर आप देखते हो कि एक वृत्त 3 बिंदुओं से गुजरता है, परंतु उस क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन दी हुई होती है कि तीनों बिंदु एक सीध में ना हो। यानी कि तीनों बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे एक बिंदु हमारा यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है और तीसरा बिंदु भी हम बिल्कुल सीध में ले लेते हैं, तो इन तीनों बिंदुओं से वृत्त कभी भी नहीं गुजर सकता। तो अगर वृत्त 3 बिंदुओं से गुजारना है तो ये कंडीशन है कि तीनों बिंदु एक सीध में ना हो। और ये कंडीशन अगर रकम के अंदर साथ में दी हुई हो, जैसे इस प्रश्न की रकम कुछ इस प्रकार से हो कि एक वृत्त अधिकतम कितने बिंदुओं से गुजर सकता है, यदि वो बिंदु एक सीध में ना हो, तो हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का 3। परंतु सिर्फ इतना दिया गया है कि अधिकतम कितने बिंदुओं से गुजर सकता है, तो उसका उत्तर होगा 2। प्रश्न नंबर 8 है, सरल कोण होता है। इसका उत्तर बिल्कुल सिंपल है, इसका ऑप्शन सी 180 डिग्री ये इसका सही उत्तर है। वैसे तो वर्ष 2021 के अंदर जो हमारे फाइनल एग्जाम होंगे उसके अंदर 2 टॉपिक हमारे पूर्ण रूप से कटे हुए हैं, एक वृत्त का और एक अंतर्गत और बहिर्गत आकृतियों का। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि वर्ष 2021 के अंदर जो प्रश्न नंबर 7 है ये हमारा नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हम पिछले प्रश्नों को देखें तो प्रश्न नंबर 2 भी वृत्त का है, ये भी नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 4 अंतर्गत और बहिर्गत आकृतियों का है, ये भी नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 वृत्त का है, ये भी नहीं आएगा। और प्रश्न नंबर 12 भी वृत्त का है, ये भी वर्ष 2021 के अंदर होने वाली परीक्षा में नहीं आएगा। फिर भी हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, AB रेखा को 1:5 में बांटो। अगर आप रेखाखंड के बारे में जानते हो तो आपको अंदाजा हो चुका होगा कि रेखा शब्द यहाँ पर नहीं होना चाहिए, रेखाखंड शब्द होना चाहिए। तो AB रेखाखंड को हम 1:5 में बांटना है। तो सबसे पहले काम हम करेंगे कि एक कोई भी रेखाखंड लेंगे और इसका नाम रखेंगे AB। 1:5 का मतलब होता है कि एक हिस्सा हमने एक तरफ रखना है और 5 हिस्से हमने एक तरफ रखने हैं। इसको बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए हमने जो रेखाखंड लिया है, ये अगर हम 6 सेंटीमीटर लेंगे तो बिल्कुल अच्छे से हम इसको समझ जाएंगे। 6 सेंटीमीटर लेने से 1 सेंटीमीटर हिस्सा एक तरफ आएगा और दूसरी तरफ जो बचेगा वो 5 सेंटीमीटर का हिस्सा होगा।
इसके बाद अगला काम है, ए बिंदु पर हम ऊपर की तरफ एक न्यून कोण बनाएंगे और जितना न्यून कोण हम ऊपर की तरफ बनाएंगे उतना ही न्यून कोण हम बी बिंदु पर नीचे की तरफ बनाएंगे। इसके लिए हम डी का प्रयोग कर सकते हैं। डी रखकर हम ऊपर की तरफ 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं और यही काम हम नीचे की तरफ करेंगे। अब हम नीचे की तरफ डी रखेंगे, 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ऊपर और नीचे दोनों जगह मार्क करने के बाद हम इनको मिला देंगे, तो दोनों तरफ ए बिंदु पर ऊपर की तरफ और बी बिंदु पर नीचे की तरफ 30-30 डिग्री का कोण बना देंगे। ऐसा करने से ये दो रेखाएं आएंगी, एक ए, हम इनका नाम लिखते हैं ए एक्स, और बी वाई। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे। अब चूंकि हमने ए बी रेखाखंड को 1:5 में बांटना है, तो एक यहाँ पर पहले नंबर पर है, तो पहले बिंदु से जो हमारा रेखाखंड गया है उसको हम जितना चाहे प्रकार खोलकर एक बार काटेंगे और उतना ही प्रकार खुला रखकर हम बी बिंदु पर रखकर 5 बार काटेंगे। ए बिंदु पर रखकर हमने एक बार काटा था, तो इसको हम 1 बोल देते हैं, और बी बिंदु पर रखकर हमने 5 बार काटा था, तो ये 1 से लेकर 5 तक के होंगे। अब 1 को 5 से अगर हम मिला देते हैं तो ये 1:5 में ए बी रेखाखंड बट जाएगा। ये बिंदु सी बिंदु हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हिस्सा 1 होगा और ये 5 हिस्से होंगे, तो ये हिस्सा AC/CB 1:5 में ए बी रेखाखंड को बांट देगा। हम देख भी सकते हैं, क्योंकि ये रेखाखंड हमने 6 सेंटीमीटर लिया था, तो इसके अनुसार इधर का हिस्सा 1 सेंटीमीटर होना चाहिए और इधर का हिस्सा 6 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर निकलने के बाद 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो 1:5 में ये बट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनानी है जिसका आधार ए बी और आधार कोण बी दिया गया है। तो सबसे पहले हम आधार ए बी और आधार कोण ले लेते हैं। दोनों चीजें लेने के बाद यहाँ पर हमने आधार को 5 सेंटीमीटर लिया था, तो 5 सेंटीमीटर ही हम आधार ले लेते हैं सवाल बनाने के लिए। इसका नाम भी हम ए बी ही रख लेते हैं। अब चूंकि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है जो हमने बनानी है, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती हैं, इसलिए दोनों कोण भी समान होंगे। यहाँ पर आधार हमें दिया गया है, आधार पर जो 2 कोण बनेंगे वो दोनों के दोनों कोण बी के समान होंगे, क्योंकि ये आधार कोण है हमारा। तो कोण बी को हम ए बिंदु पर भी बनाएंगे और कोण बी को हम बी बिंदु पर भी बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम जितना चाहे उतना प्रकार खोल लेंगे और कोण के किनारे पर प्रकार रखकर हम एक चाप लगाएंगे। जितना प्रकार खोलकर हमने यहाँ चाप लगाई है उतना ही प्रकार हम खुला रखेंगे और एक बार बिंदु ए से और दूसरी बार बिंदु बी से हम चाप लगा देंगे। अब जितना कोण बी है हम इतना प्रकार खोल लेंगे। इतना प्रकार खोलने के बाद हमने जो ए बिंदु से चाप लगाई थी इसको भी काट देंगे और बी बिंदु से चाप लगाई थी इसको भी काट देंगे। इसके बाद हम इन दोनों को मिला देंगे। ये दोनों जहां पर मिलेंगे वहां पर त्रिभुज बन जाएगी। वो हमारा सी बिंदु आ जाएगा। इस प्रकार ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए वृत्त के बाहर बिंदु डी से स्पर्श रेखा खींचिए। तो सबसे पहले हम एक वृत्त लेंगे। ये वृत्त का केंद्र है O और वृत्त के बाहर हमने एक डी बिंदु लिया है। इस डी बिंदु से हमने इस वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा खींचने के लिए सबसे पहले हम वृत्त के केंद्र O को जो बाहर बिंदु दिया गया हमें D, उन दोनों को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद हमारे पास एक OD रेखाखंड आएगा। अब हम इस OD रेखाखंड के 2 समान भाग करेंगे। 2 समान भाग करने के लिए सबसे पहले हम O बिंदु पर प्रकार रखेंगे और आधे से ज्यादा खोल लेंगे और एक चाप लगा देंगे। अब इतना ही प्रकार खुला रखेंगे, डी बिंदु पर रखेंगे और पहले वाली चाप को काट देंगे। दोनों चापें जहां काटती है उनको हम आपस में मिला देंगे। इस प्रकार हमारे पास ओडी रेखाखंड का लंब अर्धक आ जाएगा, जो कि ओडी को 2 समान भागों में बांटेगा और ये हमारे पास एम बिंदु आ जाता है। अब हम एम बिंदु पर प्रकार रखेंगे और ओ तक खोल लेंगे।
और एक चाप लगा देंगे। बहुत सी बुक्स ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर ये चाप पूरी तरह से वृत्त के रूप में बनाई गई होगी, तो आप चाहे तो इसको पूरा वृत्त भी बना सकते हैं, अदरवाइज ये चाप हमारे लिए काफी है। ये चाप इस वृत्त को दो जगह पर काटेगी। ये बिंदु हमारा ए आ जाता है और ये बिंदु बी आ जाता है। तो डी को ए से मिला देंगे और डी को बी से मिला देंगे। इस प्रकार दो स्पर्श रेखाएं हमारे पास आ जाएंगी। अगर क्वेश्चन में यह कहा जाता है कि बिंदु डी से दो स्पर्श रेखाएं खींचिए, तो आपने दोनों खींचनी पड़ेगी। परंतु अगर यह कहता है कि डी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए, तो एक स्पर्श रेखा भी अगर आप खींचते हो तो भी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अब अगला प्रश्न है, दिए गए वृत्त में वर्ग बनाइए। क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम एक वृत्त खींच लेते हैं। काफी इजी है ये प्रश्न। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम एक व्यास खींचेंगे। आप जानते हैं कि व्यास हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है। इस व्यास का नाम हम रख लेते हैं AC। अब हम इस व्यास का लंब अर्धक खींचेंगे। आपको पता है कि लंब अर्धक क्या होता है। सबसे पहले हम A बिंदु पर प्रकार रखेंगे, आधे से ज्यादा खोलेंगे और एक चाप लगा देंगे। उतना ही प्रकार खुले रखेंगे, C बिंदु पर रखेंगे और इन दोनों चापों को हम काट देंगे। ये जहां काटती है उनको हम मिला देंगे। इस प्रकार से जो लंब अर्धक आएगा उसका नाम हम BD रख लेते हैं। ये भी इस वृत्त का एक व्यास होगा। कहने का मतलब ये है कि हमने वृत्त के अंदर दो व्यास खींचने हैं जो दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब होने चाहिए, यानी कि 90 डिग्री कोण पर होने चाहिए। ये दोनों व्यास वृत्त को चार अलग अलग जगह पर काटते हैं। एक बिंदु आएगा, एक B बिंदु, एक C बिंदु और एक D बिंदु। इन चारों को हम मिला देंगे, वृत्त के अंदर वर्ग बन जाएगा। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम पिंड ज्योमेट्री के दो सवाल करेंगे। एक वर्गाकार घन क्षेत्र का है और दूसरा वर्गाकार सुंडाकार आकृति का है। घन क्षेत्र जो है उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और जो सुंडाकार आकृति है उसकी भी भुजा 5 सेंटीमीटर ही है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो पहले हम देख लेते हैं कि घन क्षेत्र क्या होता है और सुंडाकार क्या होता है। हमारे सामने ये दो आकृतियां हैं। ये जो आकृति है ये घन क्षेत्र है और ये जो आकृति है ये सुंडाकार है। इन दोनों में अंतर क्या है? अगर ऊपर आपका वर्ग है और नीचे भी वर्ग है तो हम इस आकृति को कहेंगे वर्गाकार घन क्षेत्र। परंतु अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ नीचे वर्ग है और ऊपर से आकृति नुकीली है कुछ इस तरह से पिरामिड टाइप में, तो इसको हम बोलेंगे वर्गाकार सुंडाकार। यही इन शब्दों का अंतर है। वर्गाकार घन क्षेत्र का मतलब होता है कि ऊपर भी वर्ग और नीचे भी वर्ग, और वर्गाकार सुंडाकार का मतलब होता है नीचे वर्ग और ऊपर आपका नुकीला सिरा होगा। इसके बाद जो प्रश्न है वो कहता है कि ये जो वर्गाकार घन क्षेत्र है ये क्षितिज धरातल HP पर खड़ा है, तो HP क्या होता है। इसके बाद इसकी एक भुजा लंब धरातल के समानांतर है, ये लंब धरातल क्या होता है। अगर इनको आप बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी ये दो वीडियो हैं जो आपके सामने है, सॉलिड ज्योमेट्री बेसिक पार्ट 1 और सॉलिड ज्योमेट्री बेसिक पार्ट 2। इनको डिटेल में देख सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ऊपर यहाँ किनारे पर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप सॉलिड ज्योमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पहले प्रश्न के अंदर हमने वर्गाकार घन क्षेत्र का सामने और ऊपरी दृश्य बनाना है। तो ये जो XY रेखा है इसको हम क्षितिज रेखा बोलते हैं। इसका जो नीचे का भाग होता है ये क्षितिज धरातल होता है, इसको हम HP लिखते हैं। इसका जो ऊपर का भाग होता है वो वर्टिकल प्लान होता है, इसको हम VP लिखते हैं। यहाँ पर हम सामने का दृश्य बनाते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि सामने का दृश्य। और ये जो हिस्सा होता है इसमें हम ऊपरी दृश्य बना देते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे ऊपरी दृश्य। सॉलिड ज्योमेट्री के जितने भी प्रश्न हैं उनमें से 95% प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें पहले ऊपरी दृश्य बनाना होता है, उसके बाद सामने दृश्य बनाएंगे। तो इस सवाल के अंदर भी हम पहले ऊपरी दृश्य बनाएंगे, और ऊपरी दृश्य आपको पता होगा कि XY से थोड़ा सा दूरी पर बनाते हैं। अगर नहीं पता तो मेरे बेसिक जो सॉलिड ज्योमेट्री की बेसिक वीडियोज हैं उनको जरूर देखें। अब हमारी जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की है। आप अगर इस घन क्षेत्र को ध्यान से देखोगे
तो जब ये ऊपर से देखा जाएगा, जो क्योंकि यहाँ पर हम ऊपरी दृश्य बनाएंगे, तो ये जब ऊपर से हम इसको देखेंगे तो आपको पूरा एक वृत्त दिखाई देगा जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की होगी। तो इसी के आधार पर हम 5 सेंटीमीटर एक निशान लगा लेते हैं यहाँ पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है ये 5 सेंटीमीटर होगा। अब हम इसको थोड़ी सी दूरी पर 1 सेंटीमीटर की दूरी हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया था कि जब भी हम ऊपरी दृश्य बनाते हैं तो XY से थोड़ा सा हटके बनाना पड़ता है हमें। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी हम छोड़ देंगे और इसको मिला देंगे। ये आपकी वर्ग की एक भुजा होगी। अब हमें इसके ऊपर पूरा वर्ग बनाना पड़ेगा। ये ऊपरी दृश्य जो हम बनाएंगे उसके वर्ग की एक भुजा होगी। चारों भुजाएं बनाने के लिए हमने इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और एक वर्ग बनाएंगे। क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो हम इसको भी 5 सेंटीमीटर काट लेंगे। 5 ही सेंटीमीटर के लिए बाकी दोनों भुजाओं के लिए चाप लगाएंगे और ऐसा करने से हमारा वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा इस घन क्षेत्र का जो ऊपरी दृश्य है जिसके अंदर हमें वर्ग दिखाई देगा वो हमने बना लिया है। अब जो सामने दृश्य होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। सामने दृश्य में ये हमें एक आयत की तरह से नजर आएगा, जिसकी ये जो भुजा होगी ये इतनी ही होगी जितनी इस वर्ग की भुजा है, और इसकी ये जो भुजा है दूसरी जो भुजा होगी वो इस घन क्षेत्र की ऊंचाई के बराबर होगी। तो ऊंचाई हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है और भुजा हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो उसके अनुसार हम यहाँ पर एक आयत बनाएंगे। आयत बनाने के लिए इसी रेखाखंड को हम यहाँ से ऊपर उठा देंगे और इसको हम 8 सेंटीमीटर ऊपर तक लेके जाएंगे। ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे। इनके बीच की दूरी भी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए और ऊपर से हम मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो वर्गाकार घन क्षेत्र था जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसका सामने और ऊपरी दृश्य बन चुका है। ये हमारा सामने दृश्य है जो कि हमने वर्टिकल प्लान के अंदर बना है, और ये हमारा ऊपरी दृश्य है जो कि हमने हॉरिजॉन्टल प्लान के अंदर बना है। अब हम इसका दूसरा सवाल करते हैं जिसके अंदर हमारे पास घन क्षेत्र ना होकर सुंडाकार आकृति है। तो सुंडाकार आकृति में जब हम ऊपरी दृश्य बनाएंगे तो ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हमारे पास एक वर्ग होगा ये वाला, और इस वर्ग के बीचों बीच एक मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, और इस मध्य बिंदु का प्रत्येक किनारा आपका जो वर्ग है उसके शीर्ष से मिला हुआ होगा। तो यहाँ भी मिला हुआ है, ये इधर भी और इधर भी। तो इस क्वेश्चन की तरह ही पहले हम वर्ग बनाएंगे, वर्ग का मध्य बिंदु निकालेंगे और उस मध्य बिंदु को प्रत्येक शीर्ष से मिला देंगे। इन चारों शीर्षों से मिला देंगे। ये जो 4 शीर्ष हैं आपके वर्ग के नीचे, इनसे मिला देंगे। पहले हम वर्ग बना लेते हैं। वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो 5 ही सेंटीमीटर हम एक रेखाखंड लेंगे और 1 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर हम इसके समानांतर रेखाखंड खींच लेंगे। यहाँ मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि आप बोर ना हो। वर्ग बनाने के बाद हमें इस वर्ग का मध्य बिंदु निकालना है। वो मध्य बिंदु हमारे जो सुंडाकार आकृति है उसका शीर्ष बिंदु होगा। तो इसके अंदर बिल्कुल आसान है मध्य बिंदु निकालना। आपको सिर्फ इस वर्ग के विकर्ण मिलाने हैं और ये विकर्ण मिलाते ही ये मध्य बिंदु आ जाएगा और ये मध्य बिंदु अपने आप इन चारों शीर्षों से मिल जाएगा। अब हमने बनाना सामने का दृश्य। सामने के दृश्य के लिए अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस प्रकार से है। ये हमें त्रिभुज के आकार का दिखाई देगा। इस त्रिभुज की भुजा तो होगी, नीचे वाला जो आधार होगा वो ये होगा, और जो ये भुजा होगी इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि जो इसके अंदर ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई नहीं होगी। ऊंचाई बिल्कुल सीधी होती है और भुजा आपकी तिरछी होती है। यहाँ पर ऊंचाई दी गई है तो आपको इस आधार का मध्य बिंदु निकालना है और मध्य बिंदु से जो सीधी रेखा जाएगी वो आपकी ऊंचाई होगी और ये भुजा आपकी बाद में आएगी। तो मध्य बिंदु हमारे पास आ चुका है। वैसे भी ये जो भुजा है आपकी ये 5 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पर हम 2.5 सेंटीमीटर पर निशान लगाएं तो ये आपका मध्य बिंदु है। यहीं से हमने एक रेखा लेके जानी है जो बिंदुदार जाएगी
और इसकी ऊंचाई होगी आपकी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर ऊपर, ये 8 के सामने आप यहाँ पर लेके आओगे और 8 सेंटीमीटर ऊपर तक आप जाओगे। इसके बाद ये जो बिंदु आया है इसको आप दोनों किनारों से मिला दोगे और जो सामने दृश्य में आपको त्रिभुज दिखाई देगी वो त्रिभुज आपकी बन जाएगी। यहाँ पर आप लिखोगे VP यानी कि वर्टिकल प्लान, और यहाँ हमने बनाया है सामने का दृश्य। ये लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं एग्जाम के अंदर। इसके बाद ये है आपका HP, यहाँ हमने बनाया है ऊपरी दृश्य। इसके अंदर जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो है जो सारे शीर्ष हैं, जैसे ये 4 शीर्ष हैं और इस त्रिभुज के भी 3 शीर्ष हैं, इनके नाम लिखना है। तो इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक बार जरूर देखें। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जब हमने ऊपरी दृश्य बनाया, ऊपरी दृश्य में ये वर्ग हमने बनाया था, तो एक्चुअल में इस वर्ग के नीचे ये वर्ग आपका छिपा हुआ है। तो जब हम इस वर्ग के इस बिंदु का नाम लिखेंगे तो इसके नीचे ये किनारा भी आपका छिपा हुआ है। तो अगर इसका नाम A है, ये B है, ये C है, ये D है, और इसी प्रकार अगर ये E है तो A के नीचे आपका E लिखा जाएगा, यानी कि ये जो बिंदु होगा अगर ये A है तो इसके नीचे EB है तो इसका नाम होगा AE। ऐसे ही B के नीचे F होगा, C के नीचे G होगा और D के नीचे H होगा। तो इसका नाम आपने ऐसे ही लिखना है। तो जो ऊपर स्पष्ट दिखाई दे रहा है वो तो आप लिखोगे बाहर। पहले हम बाहर वाले लिख देते हैं ABCD जो हमें स्पष्ट दिखाई देंगे, और जो अंदर है जो इनके नीचे छिपे हुए हैं वो अंदर लिख देते हैं E, F, G और H। अब जब हम इस आयत के नाम लिखेंगे तब हमने एक बार फिर देखना है, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो यहाँ पर इसके नीचे ये नहीं लिखे जाएंगे, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब इसके पीछे ये छिपेगा, यानी कि ये A के पीछे D जाएगा और B के पीछे C जाएगा। तो A और D को साथ में लेंगे। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बाहर वाले हैं ये एक दूसरे के पीछे हो जाएंगे और जो अंदर वाले हैं वो ऊपर जाके एक दूसरे के पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा A और D। इसके बाद जो E और H है ये यहाँ पर हो जाएगा, ये E और H। ये हो जाएगा BC यहाँ पर, B बाहर C अंदर, और F और G है वो यहाँ पर हो जाएगा, F बाहर G अंदर। और जो ऊपर के नाम लिखते हैं इनके साथ डैश लगा दो तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस प्रश्न के अंदर जब हम देखेंगे तो यहाँ इससे थोड़ा सा अलग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ऊपर और नीचे वर्ग नहीं होता, सिर्फ एक ही वर्ग है। तो यहाँ पर जैसे इसके अंदर थे कि एक बिंदु के नाम दो दो थे, A और E, B और F, इस तरह से इसके अंदर नहीं होगा। अगर ये A है तो इसके ऊपर कोई दूसरा बिंदु नहीं है तो ये A ही कहलाएगा। तो यहाँ पर टोटल 5 शीर्ष हैं, 4 ये नीचे और 1 ये। तो हमने इन चारों शीर्षों के नाम मान लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये हो जाएगा आपका O। अब यहाँ पर जाकर आपके छिपेंगे, जैसे ये A था तो A के, जैसे ये A था, ये B, ये C और ये D, तो A के पीछे D चला जाएगा और B के पीछे C। तो यहाँ पर हो जाएगा A डैश D डैश, ये हो जाएगा B डैश C डैश, और ये जो ऊपर वाला शीर्ष है ये हो जाएगा आपका O डैश, O से ये O डैश हो जाएगा। इसके अलावा आप इनकी पैमाइश भी लिख सकते हैं, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये ऊंचाई आपकी 8 सेंटीमीटर है, यहाँ भी ये 8 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। इतना करने के बाद ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्रश्न नंबर 14 में हमने किताब पर सेब बनानी है। किताब पर सेब की मैं 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ। एक वीडियो के अंदर मैंने किताब का सामने का व्यू लिया है जिसके अंदर मैंने किताब की सिर्फ लंबाई दिखाई है, और दूसरी वीडियो के अंदर मैंने किताब की लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें दिखाई है। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।